अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जमील अहमद और आज हम अपनी न्यू टॉपिक मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। तो अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन पे डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूल इज द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप का मतलब यह है कि मॉलिक्यूल के ऊपर ओवरऑल जो चार्ज होती है वो हमेशा जीरो होती है। टू और मोर एटम्स होते हैं। सपोज टू एटम्स पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है ये दो एटम्स पे मुश्तमिल होता है। ओके। और मोर यानी तीन, या मतलब ट्राई एटॉमिक भी हो सकता है, टेट्रा एटॉमिक भी, मतलब मुख्तलिफ अमाउंट्स के साथ होता है। तो जो भी ओवरऑल जो चार्ज होती है मॉलिक्यूल के ऊपर वो जीरो होती है, यानी मॉलिक्यूल एज अ होल न्यूट्रल होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक एटम न्यूट्रल होता है। ओके। और ये केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू बनते हैं, नॉट नॉट फिजिकल अट्रैक्शन। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह जो है ये फिजिकल अट्रैक्शन के जरिए नहीं बनते मॉलिक्यूल्स, बल्कि ये केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू बनते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे। अब कुछ पॉइंट्स हैं मॉलिक्यूल के बारे में। सबसे पहली पॉइंट है कि द एटम्स इन द मॉलिक्यूल कैन बी ऑफ सेम एलिमेंट, या तो सेम एलिमेंट्स के हो सकते हैं। अब जो सेम एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम कहते हैं मतलब मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी एक ही एटम के बने हुए मॉलिक्यूल्स। असल में क्या होता है कि मोनो न्यूक्लियर मना भी कहते हैं, होमो न्यूक्लियर एक्चुअली कहा जाता है। एग्जैक्ट लव जो वर्ड जो है वो होमो न्यूक्लियर, होमो मीन सेम होता है, न्यूक्लियर मीन न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियस जिनका सेम हो, यानी दो हाइड्रोजन के एटम्स एक दूसरे के साथ मिलकर जब मॉलिक्यूल बनाए तो उसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल बोलेगा, हाइड्रोजन का होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के भी बन सकता है, एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हाइड्रोजन क्लोराइड एक मॉलिक्यूल है लेकिन दो डिफरेंट एलिमेंट्स का बना हुआ है। ओके। उसके बाद दे डोंट हैव चार्ज, यानी ये न्यूट्रल होते हैं। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखनी है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो न्यूट्रल होते हैं हमेशा, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होती। और उसके बाद जो बात है, दे आर प्योर सबस्टेंस। प्योर सबस्टेंसेस पे अलग से मुकम्मल एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बाकायदा, और उसकी क्लासिफिकेशंस की प्योर सबस्टेंसेस एक्चुअली होते क्या। बस प्योर सबस्टेंसेस के बारे में यहाँ पे आप समझ लें कि प्योर सबस्टेंसेस आर द सबस्टेंसेस व्हिच डोंट हैव इम्प्योरिटीज। और वो कौन कौन से सबस्टेंसेस हैं? एक तो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके बाद दूसरे कंपाउंड्स हैं, और तीसरा एलिमेंट्स हैं। ये तीन मेनली आप जहन में रखें कि ये प्योर सबस्टेंसेस है, इम्प्योर नहीं है। ओके। चौथी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर मोर स्टेबल देन देयर रिस्पेक्टिव एटम्स फ्रॉम व्हिच दे आर ड्राइव्ड। यानी मॉलिक्यूल जिन एटम्स से बना है, यानी जो एटम्स मिले और मिलकर मॉलिक्यूल बनाया, उन एटम्स की निस्बत में मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है। अब ये अक्सर स्टूडेंट्स को परेशान करती है बात कि ये किस तरह हो रहा है। याद रखें स्टूडेंट्स के, एक पॉइंट हमेशा जहन में रखें कि एटम्स केमिकल बॉन्डिंग करते ही इसलिए हैं कि वो स्टेबल हो जाए। स्टेबल होने के लिए ही केमिकल बॉन्डिंग की जाती है। हर एटम चाहता है कि उसके आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। हर एटम चाहता है कि उसके आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। इसे ऑक्टेट रूल कहा जाता है। और वो आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने की वजह से, लाने की वजह से केमिकल बॉन्डिंग करता है। और जब वो 8 शेल्स मुकम्मल हो जाते हैं, वो 8 इलेक्ट्रॉन्स आखिरी शेल में मुकम्मल हो जाते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि भाई अब ये स्टेबल हो गया, और वो मुकम्मल होने की वजह से मॉलिक्यूल बन जाता है। अब इस ऑक्टेट रूल पर एक्सेप्शन है हाइड्रोजन और हीलियम। सब के सब जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उनके एटम्स हमेशा चाहते हैं कि उनके आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हों, सिवाय हाइड्रोजन हीलियम के। ये चाहते हैं कि इनके शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो। क्यों? क्योंकि पहला शेल है इनका, और पहले शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आते ही नहीं है। हमने पहली पहली टॉपिक में ये चीजें डिस्कस कर ली थी कि इससे ज्यादा एटम्स आते ही नहीं है, और इलेक्ट्रॉन्स आते ही नहीं है पहले शेल यानी के शेल के अंदर। सो इसलिए यहाँ पे हम जो हाइड्रोजन में ये ऑक्टेट रूल की एक्सेप्शन है, यहाँ पर 2 एटम्स ही आने से ये बॉन्डिंग बन जाएगी। अब सपोज ये आप देखें, ये हमने गूगल इमेजेस से आपकी जो इमेज है वो उठाई है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, और ये दूसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए हाइड्रोजन को अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में पूरा, यानी पहला ही आखिरी शेल है इसका, उसमें पूरा करने के लिए, और इस हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेंगे? शेयर करेंगे। अब ये शेयर कर लिया इन्होंने। अब इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दोनों की नीड पूरी हो गई। अब
नीड पूरी होने की वजह से, क्योंकि इसे भी दो चाहिए थे, ये भी खुश हो गया, और इसे भी दो चाहिए थे, ये भी खुश हो गया, लिहाजा ये अब हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है ये हाइड्रोजन के एटम्स की निस्बत में ज्यादा स्टेबल है, यानी ये अब और केमिकल बॉन्ड नहीं बनाएगा, और आसानी से केमिकल बॉन्ड नहीं बनाएगा। स्टेबल का मतलब केमिस्ट्री में ये होता है कि भाई अब एटम या मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा केमिकल बॉन्ड्स नहीं बनाएगा, बल्कि जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहेगा। नॉर्मल लाइफ के अंदर स्टेबल होना ये होता है कि भाई अच्छी लाइफ बन जाए, अच्छी जॉब हो, या अपना अच्छा बिजनेस हो, शादी हो जाए, घर बार हो, ये सारी की सारी चीजें नॉर्मल लाइफ के अंदर स्टेबल होना है। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर जो एटम्स का स्टेबल होना है वो ये है कि उनके इलेक्ट्रॉन्स जो आखिरी शेल के अंदर हैं, जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मुकम्मल हो जाए। अब जब वो मुकम्मल हो जाएंगे तो वो स्टेबल हो जाएंगे। जैसे ये पहले अनस्टेबल थे अलग अलग, लेकिन जब दोनों मिलके मॉलिक्यूल बना तो ये अब स्टेबल हो गए। अब स्टेबल होने की वजह से ये जो है एक और मॉलिक्यूल्स नहीं बनाएंगे। ओके, यहाँ पे भी ये देखें, दो क्लोराइड के अलग अलग एटम्स थे, तो इस क्लोराइड को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था 8 पूरे करने के लिए आखिरी शेल में, और इस क्लोराइड को भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था। तो इन दोनों ने केमिकल बॉन्डिंग यानी केमिकल शेयरिंग की इलेक्ट्रॉन्स की। अब एक इलेक्ट्रॉन ये इसका है और ये इलेक्ट्रॉन इसका, इन्होंने शेयर करके आपस में क्लोराइड मॉलिक्यूल बना लिया। अब एक तो रीजन ये हो गया कि जो भी एटम्स मिलते हैं और मिलने के बाद उनका जो मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा स्टेबल होता है बनिस्बत एटम के। उसका एक रीजन क्या है, ये है कि उनके रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं। और दूसरा रीजन ये भी है कि भाई उनके अंदर से क्या होता है, एनर्जी निकल जाती है, एनर्जी लॉस हो जाती है। ओके, एनर्जी लॉस होती है। अब एनर्जी लॉस होने की वजह से भी स्टेबिलिटी बनती है। तो ये डिटेल में बातें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में बात करेंगे, लेकिन दो रीजंस हैं स्टेबिलिटी के। एक रीजन ये कि रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, और दूसरा ये कि इनकी एनर्जी भी कम हो जाती है, और एनर्जी कम होने की वजह से ही रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं। आगे चलते हैं। अब एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ये गैसेस के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में बताती है। तो उसके मुताबिक एक पॉइंट है, वो कौन सी पॉइंट है कि मॉलिक्यूल किसे कहा जाता है, वो मॉलिक्यूल को डिफाइन करती है। वो क्या कहते हैं कि कोई भी गैसियस पार्टिकल जिसकी कंपोजिशन के साथ हमारा ताल्लुक नहीं है, कोई भी गैसेस पार्टिकल हो, हम उसे मॉलिक्यूल कहेंगे। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस कहती है कि कोई भी गैसेस पार्टिकल हो, उसकी कंपोजिशन चाहे कुछ भी हो, उसके साथ हमारा ताल्लुक नहीं है, यानी इस थ्योरी का ताल्लुक नहीं है। कोई भी गैसेस पार्टिकल हो, यानी गैसेस फॉर्म में हो, जैसे गैस होती है एयर वगैरह, तो उस फॉर्म में कोई भी पार्टिकल उनको मिलेगा तो वो उसे मॉलिक्यूल कहेंगे। अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से हम फिट करें तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, नोबल गैस एटम्स जो 8A ग्रुप पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे तो उसमें इस तरफ बिल्कुल जो आपकी राइट साइड की तरफ जो है क्या होगा, आखिरी एक 8A ग्रुप होगा एटम, जिसमें हीलियम आता है, ठीक है, नियॉन आता है। ये सारे के सारे नोबल गैस एटम या 8A ग्रुप एटम्स इनको कहा जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे अकेले एज एन एटम, सिर्फ अकेले एटम की फॉर्म में ही मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, ये अकेले के अकेले मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि वो नोबल गैसेस के आखिरी शेल्स के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने की वजह से वो उनको केमिकल बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जब केमिकल बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती तो वो अकेले ही गैसेस फॉर्म में मूव करते हैं फ्रीली। अब उस मूव करने की वजह से उनको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहा गया, यानी मोनो मीन्स वन, एटॉमिक मीन्स एटम, यानी एक एटम पे मुश्तमिल मॉलिक्यूल्स। ये जीरो गैसेस भी कहा जाता है, इनको नोबल गैस एटम्स भी कहा जाता है, 8A ग्रुप एटम्स भी कहा जाता है। इसमें हीलियम, नियॉन है, ये सारे के सारा पूरा एक जो टेबल है। उसके बाद पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। पॉली मीन्स मेनी, एटॉमिक मीन्स एटम, जो ज्यादा एटम्स के बने हो, जैसे ऑक्सीजन है, ओजोन O3 जो है, ये ओजोन, ओजोन का फार्मूला, ओजोन लेयर जो होती है जो कवर करती है पूरी की पूरी अर्थ की सराउंडिंग को। H2O जो है ये भी मॉलिक्यूल है। ओके, अब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को फिर आगे तकसीम किया गया है। पॉली मीन्स मेनी, तो ये फिर आगे डिवाइड होते हैं किसमें, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स में और हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स में। होमो मीन्स सेम, न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस, जिनका न्यूक्लियस सेम हो, ये हमने लिखा है होमो मीन्स सिमिलर।
अब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो ऐसे एटम्स के माना एक ही एटम के दो डिफरेंट एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के दो डिफरेंट एटम्स पे मुश्तमिल हो, जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो दो ऑक्सीजन एटम्स पे मुश्तमिल होता है, और उन दोनों के क्योंकि न्यूक्लियर सेम है इसलिए उसे होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल कहा जाएगा। हेट्रोन्यूक्लियर का मतलब, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस, जिनके न्यूक्लियर डिफरेंट हो। मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन एलिमेंट, एक एलिमेंट से ज्यादा के जो बने हुए मॉलिक्यूल्स हैं उनको हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। Atoms and complexes connected by non-covalent interactions such as hydrogen bonds or ionic bonds are generally not considered single molecules. Atoms and complexes, सारे atoms जो हैं और जो भी complexes हैं जो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस के थ्रू हैं, यानी कोवेलेंट बॉन्डिंग ना हो उनमें, नॉन कोवेलेंट जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए या आयोनिक बॉन्ड्स, दे आर नॉट कंसीडर्ड सिंगल मॉलिक्यूल्स, उनको सिंगल मॉलिक्यूल्स नहीं कहा जा सकता। सपोज ये किस तरह बात कर रहे हैं भाई, ये बात इस तरह है कि अब सपोज H2O है, अब H2O किस तरह होता है, ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। ये जो हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे ये जो शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, ये कुछ इस तरफ यानी ऑक्सीजन की तरफ जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे पार्शल नेगेटिव चार्ज आ जाती है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। ओके, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। उसी तरह फिर दूसरा भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल करीब होता है जिसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज होती है। तो एक ऐसी अट्रैक्शन है जो एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन और दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के बीच में डेवलप होती है। एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन और दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के बीच में डेवलप होती है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, यानी एक H2O की दूसरे H2O के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसको अब ऐसे नहीं कह सकते कि भाई ये H2O एक हो गया, दूसरा H2O, तो टोटल मिला के हम H4O2 कह दें और जी कहें कि H4O2 एक मॉलिक्यूल है सिंगल, ऐसे नहीं कहा जा सकता। उसी तरह आयोनिक बॉन्डिंग्स के आगे आगे जाकर हम जो है एग्जांपल्स उसके पढ़ेंगे। ओके, अब आ जाए मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर एटॉमिसिटी। ये पॉइंट हमेशा ज़हन में रखें, मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज आइडेंटिफाइड बाय देयर एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या है? एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद हैं वो उसकी उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी है। सपोज वाटर मॉलिक्यूल के अंदर दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है, तो टोटल एटम्स कितने हुए? दो और एक तीन। तो वाटर जो है H2O, उसकी एटॉमिसिटी जो है वो क्या है? 3 है। ओके, अब यहीं पे अगर हम एक एग्जांपल ले लें, सपोज कि एक मॉलिक्यूल है जो है H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब ये H2O2 है। ओके, अब इस H2O2 में दो हाइड्रोजन है और दो ऑक्सीजन है, तो टोटल इसकी एटॉमिसिटी 4 होगी। लिहाजा ये H2O से डिफरेंट है क्योंकि इसकी एटॉमिसिटी डिफरेंट है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 पे आ जाए। ग्लूकोज जो है, इसका फार्मूला है C6H12O6। इसके अंदर 6 एटम्स हैं कार्बन के और 6 एटम्स हैं ऑक्सीजन के और 12 एटम्स हैं हाइड्रोजन के। सो 12 और 12 24 होता है। अब 12 और 12 24 जो है, 24 इज द एटॉमिसिटी ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ओके, और ये हमारी मॉलिक्यूल की टॉपिक कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे कुछ ना कुछ। हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल इसेंशियल मेडिकल लर्निंग में डॉक्टर जमील अहमद को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उससे बेनिफिट उठा सकें। स्पेशली जो बिगनर्स हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 9th में आते हैं, बोर्ड्स में आ रहे हैं, या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं, उनकी केमिस्ट्री थोड़ी वीक है, या ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, उनकी केमिस्ट्री थोड़ी वीक है, तो उनको आप हमारे वीडियोस रिकमेंड करें हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू, तो इंशाल्लाह उनको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक्स अ लॉट।